हिंदी साहित्य के अग्रगण्य कथाकारों में अपना स्थान रखने वाली सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, इंसानी नस्ल। तो शुरू करते हैं कहानी इंसानी नस्ल। खिड़की से घुसती गर्म हवा अपने साथ पत्तियां, तिनके और सूखी बेकार चीज़ें उड़ाकर ला रही थीं। ट्रेन लू के थपेड़ों को चीरती आगे बढ़ रही थी। गर्मी इस गज़ब की थी कि खिड़की बंद करना मुश्किल था। प्यास से गला और होंठ खुश्क हो रहे थे। गर्म पानी का घूंट भर नवाब ने अपना गला तर किया और रुमाल से अपने चेहरे पर जमी धूल की परत को पोंछा। उसका जहन भटक रहा था। माँ की बीमारी का तार उसे कल मिला था। तब से अब तक उसके गले से खाने का एक कौर भी नीचे नहीं उतरा था। भूख तो मुझे भी नहीं है, मगर सोचती हूँ ज़बरदस्ती ही सही हमें कुछ खा लेना चाहिए, वरना खुद की तबीयत खराब हो गई तो माँ की सेवा भी भली प्रकार नहीं कर पाऊंगी। सविता ने मुंह पोंछ माथे की बिंदिया ठीक करते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम ज़रूर कुछ खा लो, कहकर नवाब ने टिफ़िन की बास्केट उठाई और पत्नी की तरफ प्यार से देखा। आपके बिना मैंने कभी कुछ खाया है? सविता हंस पड़ी। उसके इस भोलेपन से नवाब हमेशा हथियार डाल देता। सो इस समय भी वही हुआ। वो मुस्कुरा कर हाथ धोने लगा और सविता ने चारखाने की नैपकिन पर खाना लगा दिया। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। हंसी, प्यार और खाने के स्वाद ने माँ की बीमारी की चिंता भुला दी। ज़ैनब को बुखार में तपते हुए आज 15वां दिन था। छोटी बहू के आश्रय एक कोने में पड़ी जरा जरा सी बात को तरसती थीं। वो कोई मजबूर औरत नहीं थीं, मगर इस बीमारी ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। वरना वो तो सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में टहलती, सबकी खैर खबर लेती रहती थीं। उनके इसी दोस्ताना बर्ताव के कारण उनकी दवा, फल और ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुंच जाती थीं। मगर हर समय तो कोई खड़ा नहीं रह सकता था। सबके घर द्वार थे। फिर घर में बहू और बेटे के रहते सबको इस बात का गुमान भी ना होता कि ज़ैनब की दवा का टाइम गुजर जाता है और वो पड़ी पानी मांगती रहती है। बहू नसरीन अपने कमरे में या फिर बच्चों में बुरी तरह उलझी होती है। वो कभी शिकायत ना करती। घर की बातें लोगों के मुंह पर चढ़ें, ये उन्हें कतई पसंद न था। दरवाजे की घंटी बजी, एक बार, दो बार, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। नसरीन बच्चों और मियाँ को भेज अभी अभी नहाने गई थी। ज़ैनब कराहती हुई उठी और दरवाजे तक पहुंचकर बेदम हो उठी। बिना पूछे उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों हक्के बक्के रह गए। माँ बेटा बहू को देख और नवाब व सविता माँ को सामने खड़ा देख। नवाब ने आगे बढ़कर माँ को सहारा दिया और सविता ने उनके पैर छू सामान अंदर ला दरवाज़ा बंद किया। माँ बदहवास से बिस्तर पर लेट गईं। नवाब ने पानी दिया। सविता पलंग के पायताने आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर भय की हल्की परत थी। माँ की आंखों में सवाल सा झांकता देख नवाब ने धीरे से कहा, पन्ना चाचा का तार मिला था। सुनकर माँ ने आंखें बंद कर लीं। सविता ने बढ़ते भय के बावजूद धीरे धीरे सास के पैर दबाना शुरू कर दिया। तभी नसरीन भीगे बाल झटकती आंगन में आई। कमरे में किसी को बैठा देख वो चौंकी। दिमाग में शक उभरा कि दरवाज़ा किसने खोला। कहीं मैं ही दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी क्या? आगे बढ़कर बोली, कौन? मैं हूँ नवाब। भाई साहब आदाब, आप कब आए? बस अभी पहुँचा हूँ, नवाब ने धीरे से कहा। नसरीन ने सविता को देखा और हल्के से मुस्कुराई, जिससे सविता को हौसला मिला। वो भी मुस्कुराती हुई बावर्ची खाने में नसरीन के पीछे पीछे गई। सामान बिखरा पड़ा था। सविता का मन चाहा कि बिखरी रसोई समेट दे, मगर अंदर की झिझक तोड़ नहीं पाई। नसरीन ने चाय बनाकर बिस्कुट की प्लेट रखी और उसी तरह मुस्कुराती सविता को देखती बाहर निकली। सविता फिर उसके पीछे चल पड़ी। बुखार कब से आ रहा है अम्मा? हो गए होंगे कोई 8-10 दिन। डॉक्टर ने क्या बताया? यहाँ का डॉक्टर मुआ क्या बताता है, बस दवा थमा देता है। मैं तो हकीम की दवा से हमेशा ठीक हुई हूँ, मगर नसरीन और जावेद की जिद थी कि डॉक्टर अच्छा है। मिश्रा जी के बेटे की शादी में क्यों नहीं आए? लिखकर भी खूब इंतज़ार कराया। नसरीन ने प्याली थमाई, चेहरे पर कटाक्ष उभरा। बस इतना कह बेटे ने माँ को ताका। ज़ैनब के चेहरे पर कई साए आकर गुजर गए। शादी बहुत शानदार हुई, सब आपको पूछ रहे थे। नसरीन इतना कहकर कमरे से निकल गई। मैं डर रही थी कि कहीं। ज़ैनब ने सफाई दी। कैसी बात कर रही अम्मा? जो गुजर गया सो गुजर गया। कमरे में खामोशी छा गई। नवाब किसी गहरी सोच में डूब गया। माँ ने कमज़ोरी के कारण आंखें बंद कर लीं।
खाली प्याली रखते हुए नवाब ने सविता से नहाने को कहा और खुद ऊपर छत पर चला गया। मिश्रा जी का आंगन उसी तरह लिपा पुता था और नीम के पेड़ के नीचे भैंस की नांद रखी थी। चबूतरे पर 2-4 खटोले पड़े थे। जावेद, नवाब और दिलशाद 3 भाई हैं, जिसमें से दिलशाद को मिश्रा जी ने गोद लिया। उसका रहना सहना सब वहीं था, उसी की शादी थी। नवाब चाहता था मगर माँ ने मना कर दिया कि सारी बिरादरी जमा होगी, इस मौके पर आना ठीक नहीं है। सुनकर नवाब ने गुस्से में कसम खाई कि वो कभी घर नहीं जाएगा। आखिर ये भी कोई बात हुई कि अपनी दोस्ती में मझला लड़का मिश्रा जी को गोद दे दें और वो जब सविता से शादी कर ले तो उसे बिरादरी का डर दिखाया जाए। माँ की बीमारी ने गुस्सा काफूर बनाकर उड़ा दिया और वो सविता को लेकर गांव चला आया। वो अकेले भी आ सकता था मगर वो जानबूझकर सविता को लाया है ताकि माँ सारी बिरादरी के सामने उसे स्वीकार करे या फिर दिलशाद को बहू समेत अपने घर वापस बुलाए। सविता ने नहाते नहाते जो नल बंद किया तो नसरीन की गुस्से से भरी आवाज़ उसे कानों में टकराई। सहम कर उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर निकली। ज़ैनब और नसरीन की बातचीत उसके कानों में साफ साफ टकराई। मुझसे जिसकी कसम चाहे ले लो जो मैंने इन दोनों को बुलाया हो। बस बस रहने दीजिए, मैं तो कुछ करती धरती नहीं हूँ। दिलशाद की बेगम साहिबा रज़िया सुल्तान जो ठहरी, वो तो सारा वक्त मिश्रा जी के घर काटती हैं। धीरे बोलो बहू, पड़ोस का मामला है। असली मामला तो मेरे बच्चों का है, कहाँ होगी इनकी शादी। सविता को अलगनी पर साड़ी फैलाते देख नसरीन ने आवाज़ तेज़ कर दी। थके हारे सफ़र से आए हैं, उनको नाश्ता पानी दो। मैं बीमार हूँ, वरना क्या, जैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ। रिजिया जो नहला जाती है तो समझती हैं कि उसका बड़ा एहसान है। नसरीन बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। तुम्हारे भरोसे बैठती बहू तो जाने कब मुझ पर घास उगाती, ये तो बस मेरा दिल जानता है। ज़ैनब की आंखें भर आईं। सविता ने आंगन से और नवाब ने सीढ़ी उतरते हुए सारी बातें सुन लीं। तखत पर नाश्ता लग चुका था। आलू की सब्जी में शायद नसरीन ने मुट्ठी भर नमक डाल दिया था। सविता सिर झुकाए उसे निगलती गई। इससे बुरा स्वागत उसके घर में नवाब का हुआ था। कोई भी बुरा शब्द बचा नहीं था जो नवाब को कहा न गया हो, मगर दोनों ने तय कर रखा था कि वे पलट कर किसी का अपमान नहीं करेंगे। नवाब शादी से पहले ज़ैनब के पास आया था मगर वो गांव के घर से ब्याह करने पर राज़ी ना हुई। मजबूर हो दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। ज़माना बदल गया है, प्यार मोहब्बत सब कुछ जायज़ है, तो भी दिल्ली हो सका तो मैं खुद आ जाऊंगी। ज़ैनब तो नहीं जा सकी थी मगर मिश्रा जी बड़े ताया बन कन्यादान जैसा कुछ कर आए थे। नवाब माँ से खूब लड़ा था। सब कुछ सुनकर माँ ने सिर्फ इतना कहा था कि भैया दूसरे मज़हब वालों से दोस्ती हो सकती है मगर नस्ल नहीं चल सकती। अपनी कोख से अपना बच्चा पैदा किया जा सकता है, पराया नहीं। पराया बच्चा इंसान की नस्ल का नहीं होता है क्या? होता है, मगर दीन मजहब कानून रीति रिवाज का भी तो कुछ ख्याल करो। ये सब कानून अम्मा इंसान के बनाए हुए हैं, इंसान ही इन्हें बदल सकता है। बदलो, जो बूता है तो बदलो, मगर पराई लड़की को दर बदर मत करना। बदलूंगा, ज़रूर बदलूंगा, बदल कर दिखा दूंगा। सविता और नवाब के विवाह को कई साल गुजर गए मगर आज फिर वही तनाव चंदोवा तान कर खड़ा है। अम्मा की शक्ल में ना सही तो नसरीन की आवाज़ में। सविता के मन का डर कहीं भाग गया। उसने बड़े विश्वास से जूठे बर्तन उठाए और रसोई में जाकर रखे। फिर नवाब से कुछ कहा। नवाब डॉक्टर को बुलाने चला गया। सविता ने सास का कमरा साफ़ किया, चादर बदली, भीगे तौलिए से उनका बदन पोंछा। नसरीन ये सब देखकर मन ही मन झुलस रही थी। डॉक्टर को आया देख उसके गुस्से का बांध टूट गया। तेज़ी से चलती हुई कमरे में गई और आवाज़ दबाकर बोली, बड़ा बेटा आ गया तो छोटे की क्या फिक्र, सारी कमाई बीमारी पर लुटा दी, मगर खुदा करे मेरा बेटा इतना कमाए कि अपनी माँ का नाम भूल जाए। फिर तुमसे कभी पूछे कुछ याद है हमारी अम्मा का नाम क्या था? क्या हुआ ज़ैनब बहन? डॉक्टर वर्मा कमरे में दाखिल होते हुए बोले, बुखार है जो टूटता ही नहीं, आज कोई 15 दिन हो गए हैं। इलाज किसका चल रहा है, नुस्खा बता दें। हाल बताकर ये दवा अस्पताल से ले आते थे। इतना कहकर नसरीन कमरे से बाहर निकल गई। सरकारी अस्पतालों का हाल बहुत बुरा है, क्या कहा जाए। डॉक्टर वर्मा ने नब्ज़ देखी, आँख, जबान और सीने पर आला लगाकर देखा, फिर कुछ दवाएं लिख दी। मिश्रा जी और अयूब दोनों पड़ोसी थे। मिश्रा जी के घर औलाद न थी और अयूब के घर 3 लड़के तथा 3 लड़कियों की खेती तैयार थी। दिलशाद अपने सभी भाइयों से अलग था। मारपीट करना, पढ़ाई में दिल न लगाना और सारी दोपहर लंगूर की तरह इस पेड़ से उस पेड़ पर उचकना।
अय्यूब को जिस दिन गुस्सा चढ़ जाता उस दिन दिलशाद की कमर और पीठ बेंत की मार से जख्मी हो जाते। घर से निकालते तो वो मिश्रा जी के घर के सामने पीपल के चबूतरे पर जाकर बैठ जाता और रात को मिश्रा उसे प्यार से घर में ले आते, हल्दी चूना लगवाते, खाना खिलाते, फिर घर पहुंचा आते। धीरे धीरे संबंध बदलने लगा। दिलशाद लंबा चौड़ा जवान बन गया, अय्यूब का कद छोटा पड़ गया। दूसरे मिश्राई ने पिछवाड़े की अमराई की तरफ वाला कमरा दिलशाद को दे दिया। दिलशाद के घर से चले जाने से दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली और जैनब ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि रोज़ रोज़ की मार धाड़ से बच्चे की जान छूटी। उधर देशी घी में चुपड़ी रोटी और सब्जी जिस प्यार से मिश्राइन खिलाती थीं उससे एक सहज वात्सल्य उभरा और कुछ वर्षों बाद लोग अय्यूब के 2 लड़कों की गिनती करते थे और दिलशाद को मिश्रा जी का बेटा कहते थे। नए लोग जब ये सब सुनते तो उलझ कर रह जाते। उनको रिश्तों का कोई सिर पैर समझ में नहीं आता था। रात को जब तीनों भाई मिले तो उनकी आंखें बचपन की यादों से चमक उठीं। दिलशाद ने शादी में ना आने का शिकवा करते हुए रिजिया को मिलवाया। नई बहू सविता पहली बार ससुराल आई थी। जैनब बिस्तर से लगी थी, सो मिश्राइन ने रात के भोजन पर बुला साड़ी, जेवर और सिंदूर की डिबिया दी। गई रात तक हंसी मजाक चलता रहा। सविता दिल्ली की लड़की थी, शहर में पली बढ़ी थी, उसके लिए तो ये गांव अजूबा था, ऊपर से रख रखाव अजीब था। अपने माँ बाबा को लेके आना अगली आम की फसल पर। मिश्राइन ने सविता के गाल पर हाथ फेरा। हमारे अम्मा अब्बा को इस प्यार से कभी ना बुलाया? नसरीन ने आंखें मटकाईं। उनके घर अम्मा प्यार से आम के टोकरे जो भेजती हैं, रिजिया ने हंसते हुए कहा। 2 हफ्ते पलक झपकते गुजर गए। जैनब भी सही इलाज पाते ही पनप गईं और उनका चलना फिरना पहले की तरह होने लगा। सविता को अपनी ससुराल और मिश्रा ताया का घर बड़ा भाया। हर बात में अपनापन था, किसी भी तरह का तनाव न था। ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी जो हल ना हो पाती हो, ऐसी कोई उलझन न थी जो सुलझ ना पाती। रात को सविता जब छत पर सोने को गई तो नवाब से बोली, मैं तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। एकाएक ये बारिश कैसी भई? तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा मतलब नसरीन से है? मजाक छोड़ो, सच कह रही हूँ। अब तो मैं हर लंबी छुट्टी यहीं गुजारने आऊँगी। और बच्चे, वे राज़ी हो जाएंगे? बिल्कुल, देखना उन्हें कितना मज़ा आएगा। दोनों की मीठी हंसी हवा में तैर गई। उनके सपने में इंसानी नस्ल का एक बच्चा रोज़ रात को खिलखिलाता है, मगर महीनों गुजर जाने के बाद उनका सपना सिर्फ सपना रह गया। इस समय भी वे अपनी साजी संस्कृति की दहलीज पर सपना संजोए खड़े थे। तभी उन्हें दूर से शोर जैसा सुनाई पड़ा। नवाब, नीचे उतरो, नीचे से किसी ने पुकारा। क्या बात है? दोनों चकित से नीचे उतरे। सामान बांधो, जीप खड़ी है। और दिलशाद जावेद मोहल्ले के दूसरे लड़कों के साथ खड़े थे। मगर क्यों, आखिर हुआ क्या है? नवाब ने परेशान होकर पूछा। सवाल जवाब बाद में, रास्ता लंबा है। रिजिया और नसरीन ने उनका सामान बांध दिया था, जिसको जावेद जीप में रख रहा था। जैनब ने सविता की बलाएं लीं, बेटे का माथा चूमा और फुसफुसा कर कहा, मैं दिल्ली मिलने आऊँगी। मगर अम्मा, इस तरह से कोई बताता क्यों नहीं? तंग आकर नवाब ऊंची आवाज़ में बोला। पास के गांव में बहने की लड़की को कोई चिकवे का लड़का उठा ले गया था। शादी करके कई माह बाद आज दुल्हन के साथ वो घर लौटा था। लड़की की माँ को पता चला तो वो बेटी को घसीट ले गई और अब लड़के की हत्या के लिए उसे ढूंढा जा रहा है। हालात तनाव भरे हैं। दिलशाद का दोस्त बोला। यार, मेरा उससे क्या लेना देना? फिर मैं कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में हमारी शादी हुई है? अजीब बदतमीज़ी है। नवाब अपमान से भर उठा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी रक्षा हमारा धर्म है भाई। सबको पता है तुम सविता भाभी के साथ आए हुए हो और हमें कुछ आशंका सी है। घर में सब ठीक है, किसकी हिम्मत पड़ेगी भला इधर आने की? नवाब आक्रोश से बोला। मगर घर से बाहर के हालात ठीक नहीं, तुम नहीं जानते। ये भोले भाले गांव पहले जैसे नहीं रह गए हैं। टूटा सा नवाब सविता के संग जीप में बैठ गया। रात की चादर को चीरते हुए जीप आगे बढ़ रही थी और नवाब सोच रहा था कि ऐसे हालात में नई इंसानी नस्ल के बच्चे को पैदा करना क्या ज़रूरी है? हो गया तो हम उसे क्या देंगे, साझी संस्कृति या बटा हुआ हिंदुस्तान? अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी इंसानी नस्ल। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।